प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, मैं विश्वनाथ मिश्र एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज हम लोग भारत की विदेश नीति को समझने के क्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में विकसित हो रही भारत की विदेश नीति को समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय विदेश नीति की बुनियादी तत्वों की आधारशिला जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई है। औपचारिक दृष्टिकोण से और भारतीय विदेश नीति के संरचनात्मक आयामों को निर्मित करने में नेहरू जी की जो भूमिका रही है, उसे देखते हुए ऐसा कहना सही प्रतीत होता है। परंतु अनौपचारिक दृष्टि से भारतीय विदेश नीति में जो मूल्य, परंपरा और इतिहास बोध सम्मिलित है, उसको देखने पर हम यह पाते हैं कि भारत की विदेश नीति एक विशिष्ट भूगोल, विशिष्ट इतिहास और विशेष सभ्यता की उत्पाद है, जिसमें नेहरू एक संयोजक की भूमिका में हैं। ऐसा कहना इसलिए भी समीचीन है कि विश्व शांति, पंचशील और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भारतीय सभ्यता के आधारभूत अंग रहे हैं और इन तत्वों को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति में प्रतिष्ठित भी किया। अपने सुदूर अतीत में भी भारत ने गुप्त संधियों और आक्रांता दृष्टि का परिचय नहीं दिया था। यह सब मिलकर जिस विदेश नीति की एक कड़ी का निर्माण करते हैं, उसमें स्वाभाविक रूप से गुटीय राजनीति में सम्मिलित न होने का विनिश्चय शामिल है। गुटीय राजनीति को आप अंग्रेजी में समझना चाहें तो यह पावर ब्लॉक पॉलिटिक्स के रूप में समझी जाती है। इस विनिश्चय से ही शीत युद्ध की गुटीय राजनीति में सम्मिलित न होने का गुटनिरपेक्ष दृष्टि आकार ग्रहण करता है नेहरू, जिसके पुरोधा माने जाते हैं। परंतु नेहरू जी के समय से ही उनकी विदेश नीति की आलोचना भी होती रही है और आलोचना के केंद्र में पहले कश्मीर पर नेहरू जी की नीति और कॉमनवेल्थ की सदस्यता का प्रश्न सम्मिलित हुआ करता था। आगे चलकर 1962 में चीन से मिली पराजय के बाद पंचशील, गुटनिरपेक्षता और तिब्बत के प्रति नेहरू की नीति भी आलोचना के केंद्र में आ गए। यह कहा जाने लगा कि नेहरू ने राष्ट्रीय हित को अपने मुक्तिकामी आदर्शवाद के समक्ष कुर्बान कर दिया है। यहाँ यह विचारणीय है कि क्या गुटीय राजनीति में सम्मिलित होकर भारत के राष्ट्रीय हितों को उससे अधिक पूरा किया जा सकता था, जितना कि गुटनिरपेक्ष रहकर पूरा कर लिया गया? क्या शीत युद्ध की राजनीति में सम्मिलित होना भारतीय परंपरा और मूल्य बोध के साथ समर्थित पहल हो सकता था? और क्या इससे भारत के राष्ट्रीय हितों का संवर्धन और संरक्षण संभव था? क्या तब की परिस्थितियों में वैसे किसी यथार्थवाद का सहारा लिया जा सकता था जिसका सैद्धांतिकीकरण मार्गेंथ्यू जैसे विचारक कर रहे थे? यहाँ मैंने आपके समक्ष 3 प्रश्न लिए हैं और आज के अपने बातचीत में इन 3 प्रश्नों का उत्तर देते हुए ही हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को समझने का प्रयास करेंगे। पहले यहाँ जो प्रश्न लिया गया, उस पर विचार करते हुए कोई भी स्वतंत्र अध्येता यह देख सकता है कि आज कोई भी गैर पश्चिमी मुल्क जो शीत युद्ध की गुटीय राजनीति में शामिल था, उसने भारत से अधिक प्रगति नहीं किया है। उल्टे वे अधिकांश विघटन के शिकार हुए हैं या विघटन के कगार पर हैं, और उनमें से अधिकतर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने लोकतंत्र को भी सुरक्षित नहीं रख सका है।
वस्तुतः शीत युद्ध पश्चिमी शक्ति संरचना के भीतर विचारधारा के आधार पर पहचाने गए राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का एक पश्चिमी प्रतिमान था। यह एक प्रकार का नवीन साम्राज्यवाद था जो विचारधारा के आवरण में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के तर्क को ही आगे बढ़ा रहा था। ऐसे में उपनिवेशवाद का दंश झेलने के बाद नव साम्राज्यवादी शोषण का शिकार बन जाना राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल नहीं तो और क्या कहा जा सकता है, और ऐसी हालत में यह कल्पना कैसे की जा सकती है कि नेहरू नव साम्राज्यवादी शोषण के उस मुहिम में शामिल हो जाते जिसका दुष्परिणाम भारत देख चुका था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 7 सितंबर 1946 को अपने रेडियो भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम प्रस्तावित करते हैं कि हम उस शक्ति संघर्ष से अलग रहेंगे जो एक दूसरे के विरुद्ध गुटबद्ध हुए हैं, जिसने 2 विश्व युद्धों को जन्म दिया है और जो आगे भी महाभयानक विनाश को जन्म दे सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि स्वतंत्रता और शांति अविभाज्य हैं तथा स्वतंत्रता की एक जगह की गई उपेक्षा स्वतंत्रता के अन्य पहलुओं को भी खतरे में डाल देती है। उन्होंने आगे कहा कि यह अंततः संघर्ष और युद्ध को ही जन्म देता है। हम पूरी दुनिया की औपनिवेशिक दासता से मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं और सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक रूप से समस्त मानव जाति के लिए समान अवसर के पक्षधर हैं। ठीक इसी तरह की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध भाषण, जिसे आप जानते हैं कि हम ट्रस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जानते हैं, इस भाषण में उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और शक्ति उत्तरदायित्व लेकर आती है। हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति, यहाँ गांधी जी से तात्पर्य था जवाहरलाल नेहरू जी का, तो हमारे पीढ़ी के महानतम व्यक्ति का स्वप्न रहा है कि प्रत्येक आँखों से आंसू का हर कतरा पोंछा जाए। इसके लिए हम सबको कठिन परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने स्वप्न को साकार कर सकें। वे स्वप्न भले ही भारत के लिए हैं, परंतु उसमें पूरी दुनिया सम्मिलित है। आइए हम सभी संविधान सभा के सदस्य शपथ लेते हैं कि हम सभी पूरी मानवता की सेवा और भारत की सेवा के लिए अपने को समर्पित करेंगे, ताकि यह प्राचीन भूमि विश्व में गौरवपूर्ण स्थान हासिल कर सके और विश्व शांति तथा मानवता के कल्याण के लिए अपना योगदान कर सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इन आरंभिक अभिभाषणों में भारतीय परंपरा की सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः और वसुधैव कुटुम्बकम की ही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। अतः कम से कम यह तो नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय विदेश नीति की आधारशिला रखते हुए नेहरू जी ने भारतीय परंपरा की उपेक्षा की। हाँ, यह जरूर है कि शीत युद्ध की गुटीय राजनीति में सहभागी होकर भारत को अपने परंपरागत उदात्त मूल्यों से समझौता अवश्य करना पड़ता और उसे एक सैटेलाइट नेशन की हैसियत से अधिक कुछ भी हासिल नहीं हो सकता था। भारत की स्वतंत्रता के समय से ही यहाँ एक अमेरिकानुवर्ती, जिसे अंग्रेजी में प्रो अमेरिकन कहेंगे, तबका भी सक्रिय रहा है, जो 1920 में नेहरू जी की सोवियत संघ यात्रा और उन पर फेबियनवाद के प्रभाव तथा नियोजित अर्थव्यवस्था को लेकर सोवियत जुड़ाव के प्रति हमलावर रहा है। परंतु इस समुदाय की ओर से नेहरू की विदेश नीति पर लगाए गए आक्षेप उच्छिप्त प्रकृति के हैं। क्यों? क्योंकि वे केंद्र विहीन हैं। यह समूह कॉमनवेल्थ की सदस्यता को गुलामी का प्रतीक भी कहता रहा है और
भारतीय विदेश नीति में अमेरिकी झुकाव की भी वकालत करता रहा है, जबकि तर्कतः कॉमनवेल्थ की सदस्यता को गुलामी का प्रतीक मान लेने पर इस समूह को नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थक होना चाहिए था। साथ ही अमेरिकी झुकाव से भी बचना चाहिए था, क्योंकि वैश्विक और वैचारिक हितों के मामले में अमेरिका और ब्रिटेन समरूप श्रेणी के राष्ट्र हैं। गुटीय राजनीति से पृथक रहकर पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी भारतीय विदेश नीति के आधार पर भारत के आंतरिक और वैदेशिक दोनों प्रकार के राष्ट्रीय हितों को बेहतर तरीके से साधने की कोशिश की गई। गुटनिरपेक्षता ने हमारे विकल्पों और सौदेबाजी की क्षमता को और इसके लिए मिलने वाले अवसर को अधिक बढ़ाया, जबकि संलग्नता हमारे विकल्पों को सीमित करने और सौदेबाजी की क्षमता को निरुद्ध करने में ही योगदान दे सकती थी। यहाँ जो मैंने संलग्नता शब्द का इस्तेमाल किया है, उससे यह आशय है कि शीत युद्ध की गुटीय राजनीति में संलग्न हो जाना, चाहे वह साम्यवादी गुट की संलग्नता हो या पूंजीवादी गुट की संलग्नता हो। और हम यह देखते हैं कि गुटीय राजनीति से अलग रहकर जवाहरलाल नेहरू जी ने सोवियत संघ से भी औद्योगिक सहायता प्राप्त किया, ब्रिटेन, जर्मनी तथा फ्रांस से भी औद्योगिक एवं प्रतिरक्षा सौदे करने में सफल रहे। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर द्विध्रुवीय विश्व का अंग्रेजी रूपांतरण यदि आप करना चाहें तो इसका मतलब होता है बाइपोलर वर्ल्ड। बहुध्रुवीय संबंध विकसित करना और अपने को किसी बाध्यकारी समझौते में सीमित न करना भारतीय विदेश नीति के लिए एक आंतरिक बाध्यता भी थी। यहाँ मैंने एक बहुध्रुवीय शब्द का इस्तेमाल किया, अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। और यहाँ बताने की कोशिश मैंने यह की कि नेहरू के समय में जो दुनिया की बनावट थी वो बाइपोलर थी, लेकिन भारत के लिए बेहतर विकल्प यह हो सकता था कि वह अपने संबंधों को एक मल्टीपोलर आयाम देने की कोशिश करे और इस दुनिया को उसी दिशा में ले जाने की भी कोशिश करे। यह आंतरिक बाध्यता थी, ऐसा मैंने कहा है। यह आंतरिक बाध्यता दो तरफ से उत्पन्न हुई थी, जिसमें एक है भारत की भू राजनीतिक अवस्थिति और दूसरा है तीव्र औद्योगिक एवं कृषि विकास का लक्ष्य। भू राजनीतिक अवस्थिति की दृष्टि से भारतीय स्वतंत्रता के समय भारत का उत्तरवर्ती क्षेत्र साम्यवादी सोवियत संघ और दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित अमेरिकी नौसैनिक बेड़ों के मध्य था। इन दोनों में से किसी भी गुट में भारत के सम्मिलित हो जाने से यदि एक क्षेत्र को मित्रता के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता था, तो वहीं यही मित्रता दूसरे क्षेत्र में असुरक्षा और शत्रुता का कारण भी बन सकती थी। इस दृष्टि से विचार करने पर भी दोनों ही गुटों से मित्रता के विकल्प को खुला रखने वाली गुटनिरपेक्ष नीति ही भारत के लिए अधिक समीचीन थी। इस तरह आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसी तरह से आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए तथा सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी बहुपक्षीय सहयोग आवश्यक था और इस लक्ष्य को भी संलग्नता की नीति के द्वारा सीमित विकल्पों में ही बाध्यतामूलक तरीके से पूरा किया जा सकता था। इस पूरे प्रकरण पर पूंजी संचयन, पूंजी निर्माण और पुनर्वितरण की राजनीति और राज्य की क्षमता बनाम निजी उद्यमों की प्राथमिकता की दृष्टि से भी विचार किया जाना चाहिए और ऐसा विचार किया जाना बेहद जरूरी है।
ऐसे बेहद जरूरी तात्कालिक व्यावहारिक एवं रणनीतिक मसलों पर हंसराज रहबर जैसे अनेक लेखक हमेशा कुछ लिखने से बचते रहे हैं और नेहरू का मूल्यांकन करने के क्रम में अतीत दृष्टि और भावुक प्रत्ययों मतलब इमोशनल वेरिएबल्स का सहारा लिया है। हमारे आज के समय में भी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का लेखन और भाषण इसी पद्धति से होता है, जिसमें अकादमिक ईमानदारी की अपेक्षा सनसनी उत्पन्न करने की प्रेरणा अधिक होती है। नेहरू जब गैर पश्चिमी मुल्क में दुनिया के सबसे सफल कहे जाने वाले लोकतंत्र की स्थापना के लिए संलग्न थे, तब वे पूंजी संचयन, पूंजी निर्माण और पुनर्वितरण की समस्या से भी जूझ रहे थे। देशी रियासतों का भारत में विलय तो हो गया था, परंतु यह भारतीय राजकोष पर ऐसे अकूत भार की कीमत पर हुआ था जिसे बनाए रखने के लिए जनता की कमाई को विशेषाधिकारों के संरक्षण में झोंक देना था। यह भी उस देश में जहां 1950 का बजट 347.5 करोड़ का था और जिसने 2 साल पहले ही पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का भी भार उठाया था, साथ ही जिसे विभाजन और विस्थापन से उलझे हुए देश को पटरी पर भी लाना था। इस स्थिति में आवश्यकता थी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की और भारत में यह कार्य निजी वित्त के सहारे संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि निजी उद्यमी तब स्वयं इतने शक्तिशाली नहीं थे। इस कार्य को नेहरू जी राज्य को सबसे बड़ा और भरोसेमंद नियोक्ता बनाकर पूरा करने का स्वप्न देख रहे थे। भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में इससे बेहतर विकल्प कोई दूसरा नहीं हो सकता था, परंतु इस विकल्प को अपनाने पर मुक्त अर्थव्यवस्था के समर्थक पूंजीवादी गुट में शामिल होने का अवसर भी शेष नहीं रह जाता है। पंडित नेहरू राज्य प्रायोजित उद्यमों की अर्थव्यवस्था के पक्षधर साम्यवादी विकल्प की राजनीति से भी एक गुणात्मक दूरी बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि इसमें व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, सत्तावाद को बढ़ावा मिलता है और निजी उद्यमों की भागीदारी के लाभों से देश वंचित रह जाता है। अतः नेहरू जी ने राज्य प्रायोजित उद्यमों को बढ़ावा देते हुए भी राज्य प्रायोजित उद्यमों की आर्थिकी के राजनीतिक प्रतिमान को स्वीकार नहीं किया। प्रधानमंत्री नेहरू ने इसके लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाते हुए निजी उद्यमों की देश के आर्थिक विकास में भागीदारी को भी सुनिश्चित किया। नेहरू का यह विकल्प सोवियत संघ से भी एक गुणात्मक दूरी की विदेश नीति के रूप में प्रकट हुआ। इन नीतियों का भारत के आर्थिक विकास पर गहरा और सकारात्मक असर हुआ। आप 1 सेकेंड रुकिए, मैं पानी पी लेने के बाद पुनः आपसे बातचीत करता हूँ। 1950 के ठीक 10 साल बाद जब 1960 के बजट को हम देखते हैं तो उसमें 100% से अधिक की वृद्धि हुई और यह 780.10 करोड़ तक पहुंच गया। विकास दर की दृष्टि से देखा जाए तो नेहरू जी के समय में भारतीय जीडीपी ने 18% के उच्च विकास दर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की, जबकि इसी अवधि में सोवियत संघ ने अधिकतम 12% के आसपास के विकास दर को प्राप्त किया था और अमेरिका ने अधिकतम 7% के विकास दर को हासिल किया था। अतः तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध नहीं होता है कि गुटनिरपेक्ष नीति अपनाकर भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता कर लिया या नेहरू ने अपने मुक्तिकामी आदर्शवाद के समक्ष भारत के राष्ट्रीय हित का बलिदान कर दिया। अब हम उस दूसरे प्रश्न पर या उस दूसरे प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं जिसकी चर्चा हमने पहले किया था।
वह प्रश्न यह है कि क्या शीत युद्ध की गुटी राजनीति में सम्मिलित होने के निर्णय को भारतीय परंपरा और मूल्य बोध से समर्थित निर्णय कहा जा सकता था? इस प्रश्न का उत्तर परंपरा से हमें मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और महाभारत के शांति पर्व से मिलता है। यहाँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र को शास्त्रीय यथार्थवाद का प्रतिनिधि उदाहरण मानते हुए मैं उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें मनुस्मृति के मंडल सिद्धांत और षाड्गुण्य नीति का भी सहारा लिया गया है। शीत युद्ध की गुटी राजनीति में भागीदार होने को प्रतिरक्षा की दृष्टि से यदि हम मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संदर्भ में समझना चाहें तो यह संश्रय नामक नीति के अंतर्गत रखी जा सकती है। संश्रय का संबंध एक शत्रु के विरुद्ध विश्वस्त मित्र के शरण में जाने से है। मनुस्मृति में संश्रय के दो प्रकार बताए गए हैं। प्रथम, शत्रु से पीड़ित होकर संश्रय का सहारा लेना, और दूसरा, आसन्न पराजय को टालने के लिए संश्रय का सहारा लिया जाना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संश्रय का उपयोग करने से पहले मित्र की गति मति का समुचित अनुमान कर लेना बहुत जरूरी बताया गया है। अन्यथा कौटिल्य यहाँ तक कहते हैं कि संश्रय आपदा का भी कारण बन सकती है। और यदि आप आज की दुनिया को देखें तो गुटीय राजनीति में जिन राष्ट्रों ने, खास करके जिन गैर पश्चिमी राष्ट्रों ने भागीदारी की, उसे यदि हम संश्रय मान लें तो हम यह पाते हैं कि उन्हें अवसर के बजाय आपदा का सामना आज अधिक करना पड़ रहा है। वस्तुतः संश्रय ज्ञात शत्रु के विरुद्ध शक्ति संतुलन की एक विदेश नीति रही है। इस नीति का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सामूहिक सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं होता है। सामूहिक सुरक्षा से आप समझ सकते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी को, और कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक प्रतिमान हम कहते हैं कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ है। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा से यह दुनिया संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण से पूर्व अवधारणात्मक रूप से परिचित तो थी, परंतु इसके लिए कोई संरचनात्मक स्वरूप विकसित नहीं हो पाया था। नेहरू, जो कि स्वयं एक अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में विकसित हो रहे सामूहिक सुरक्षा की संभावना के एक बड़े हंता बनकर रह जाते यदि वे गुटीय राजनीति की सहभागिता स्वीकार कर लेते। इससे शीत युद्ध की विभीषिका भी अधिक तीव्र हो जाती और भारत, जिसे कि विश्व शांति का ध्वजवाहक माना जाता है, वह अपने अतीत के गौरव को खोकर हिंसा की राजनीति का सहकार बनकर ही उभर पाता। संश्रय को गुटी राजनीति में सहभागिता के साथ जोड़कर देखने से एक अन्य बाधा भी सामने आती है। संश्रय जहां ज्ञात शत्रु के प्रति शक्ति संतुलन का माध्यम है, वहीं गुटीय राजनीति में सहभागिता या संलग्नता ज्ञात शत्रुता आमंत्रित करना भी है, वह भी दूसरे के भरोसे और दूसरे के हित साधन के लिए। कम से कम कौटिल्य ने जिस राजा में अभिगामिक गुण, प्रज्ञा गुण, उत्साह गुण और आत्मसंपन्न गुण होना आवश्यक बताया है, वह इस प्रकार की नीति का सहारा नहीं लेना चाहेगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध की गुटी राजनीति में संलग्न न होकर अभिगामिक और प्रज्ञा गुण का ही परिचय दिया। उल्लेखनीय है यहाँ पर, और विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अभिगामिक एवं प्रज्ञा गुण संपन्न राजा अपने स्वतंत्र विवेक के प्रयोग के प्राधिकार को सदैव ही अक्षुण्ण बनाए रखना चाहता है। नेहरू के लिए ऐसा करना स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने में ही निहित था, और संलग्नता की नीति को अपना लेने पर यह संभव नहीं था। जबकि 1961 में जब औपचारिक रूप से गुटनिरपेक्ष मंच की शुरुआत हुई, तब इस मंच की सदस्यता के लिए स्वतंत्र विदेश नीति का पालन एक अनिवार्य शर्त के रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र की दृष्टि से यह एक विकल्प उत्पन्न करने वाली पहल थी, जिसके लिए कौटिल्य ने राजा में उत्साह और आत्मसंपन्न गुण होना आवश्यक बताया है, और पंडित नेहरू ने गुटनिरपेक्षता का प्रवर्तन करते हुए उसी गुण का परिचय दिया। इस विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि सनातन परंपरा के वरेण्य ग्रंथों के आधार पर भी नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति का ही समर्थन किया जा सकता है। इसके विपरीत गुटीय राजनीति में सहभागिता करके हम अपने वरेण्य ग्रंथों की थाती को ही धूमिल कर सकते थे। यहाँ हमने दूसरे प्रश्न को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की है। आइए अब पहले चर्चा की गई तीसरे प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं, और उस प्रश्न का संबंध इस तथ्य से था कि पंडित नेहरू की नीति राष्ट्रीय हित के कठोर यथार्थवाद पर आधारित नहीं रही है। यहाँ सबसे पहले एक भ्रम को दूर कर लेना आवश्यक है। वह भ्रम यह है कि यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन और विदेश नीति निर्माण का कोई ऐसा प्रतिमान है जिसमें यथार्थ की परिभाषा सभी राष्ट्रों या प्रेक्षकों के लिए एक ही हो सकती है। इसके लिए उत्तरदायी दो कारणों का उल्लेख मार्गेंथ्यू ने स्वयं ही किया है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए आधुनिक यथार्थवाद का प्रणेता कहा जाता है। उनमें से पहला यह है कि राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है, और दूसरा तत्व यह है कि राष्ट्रीय नैतिक नियम एवं सार्वभौमिक नैतिक नियम एक ही जैसे नहीं होते हैं। जब राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है और राष्ट्रीय हित की पहचान करने में राष्ट्रीय नैतिक नियम और सार्वभौमिक नैतिक नियम एक ही दिशा में नहीं जाते हैं, तब इसका वास्तविक अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रीय हित परसेप्शन का मामला है, जो सामाजिक वातावरण एवं संस्कृति संदर्भी है। सामाजिक वातावरण में बदलाव से राष्ट्रीय हित के स्वरूप में भी बदलाव आ जाता है, परंतु यहाँ यह भी विचारणीय है कि मार्गेंथ्यू का यथार्थवाद अराजक यथार्थवाद है, और इसी कारण यह अस्तित्व की रक्षा के लिए शक्ति संचय पर पर्याप्त जोर देता है। इसकी वजह यह है कि मार्गेंथ्यू हॉब्स की ही भांति मनुष्य की अवधारणा एक शक्तिकामी अहमवादी प्राणी के रूप में करते हैं। मनुष्य की यह अवधारणा पाश्चात्य ज्ञानोदय से प्रभावित मनुष्य की अवधारणा है, जो अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रिजनर्स डायलेमा में रहने के लिए अभिशप्त है। इसी कारण मार्गेंथ्यू का अराजक यथार्थवाद शीत युद्ध की अशांति, तनाव और हित संघर्ष को समझने के लिए एक उपयुक्त माध्यम है, और प्रिजनर्स डायलेमा में परस्पर अविश्वास के बीच पनप रहे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विदेश नीति निर्माण का एक माध्यम भी है। इस दृष्टि से नेहरू के काल में जिस यथार्थवाद का बोलबाला था, वह शीत युद्ध में भागीदारी और शक्ति संतुलन की द्विध्रुवीय राजनीति का ही पक्षधर था। परंतु इस प्रकार का जो यथार्थवाद है और उसमें जिस प्रकार के मानव का चित्रण किया गया है, वह न तो हिंदू परंपरा के मानव की अवधारणा के अनुकूल है और न ही मानव की इस अवधारणा के आधार पर विश्व शांति की स्थापना संभव है। अराजक यथार्थवाद एक ऐसे विश्व की परिकल्पना करता है जिसमें राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए सबसे मुफीद व्यवस्था शक्ति संतुलन है। शक्ति संतुलन को ही मार्गेंथ्यू ने विश्व शांति का कारगर उपाय भी बताया है, जिसका एक मार्ग शस्त्रीकरण है। शस्त्रीकरण मतलब आर्मामेंट। इस पहलू का एक दूसरा यथार्थ भी है जिसे जवाहरलाल नेहरू देख और समझ रहे थे। वह यथार्थ यह है
कि शक्ति संतुलन की यूरोपीय नीति ने ही 2 महायुद्धों को जन्म दिया था और उसी का एक वैश्विक रूपांतरण शीत युद्ध की शक्ति संतुलन में भी हो रहा था। इसका यदि हम और विस्तार करें तो यह पाते हैं कि शक्ति संतुलन ने ही इस दुनिया में एज ऑफ ओवरकिल यानी कि अति मारकता के युग को जन्म दिया है, या इसने बैलेंस ऑफ टेरर आतंक के संतुलन को जन्म दिया है और इस दुनिया को ऐसा बना दिया है जिसमें विकासात्मक कार्यों में खर्च करने के बजाय शस्त्र निर्माण में अधिक व्यय किए जाते हैं। अब यदि भारत के धरातली यथार्थ को, आंतरिक दबाव को और दक्षिण एशियाई तथा वैश्विक शक्ति संरचना को देखते हुए शक्ति संतुलन की राजनीति में भागीदार होना कोई बुद्धिमानी का कार्य तो दिखाई नहीं पड़ता है। नेहरू जी का विनिश्चय भी यही था जिसे वे 7 सितंबर 1946 के अपने रेडियो भाषण में स्पष्ट कर दिए थे। शक्ति संतुलन की राजनीति के संदर्भ में यह भी समझ लेना आवश्यक है कि यह यथास्थितिवादी होती है। तब के भारत के लिए यथास्थितिवाद भारत की प्रगति के लिए बाधक था और इसे नेहरू तोड़ना चाहते थे। नेहरू समझते थे कि शक्ति संतुलन की राजनीति में भाग लेकर भारत यूरोपीय शक्तियों के हित संवर्धन को ही बढ़ावा देगा। वैसे भी जिस देश का बजट 1950 में 347 करोड़ के आसपास रहा हो, वह शस्त्रीकरण की होड़ में भाग लेकर अपने सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और शैक्षणिक विकास को पृष्ठभूमि में ही ढकेल सकता था। यह स्थिति भारत में मांग के अनुपात में आपूर्ति की कमी के उस दबाव को उत्पन्न कर सकती थी जो तब के साम्यवादी रुझान में क्रांति जैसी विस्फोटक स्थिति को भी जन्म दे सकती थी। इसी कारण नेहरू ने भारत के वैज्ञानिक, तकनीकी, कृषि, शैक्षणिक और औद्योगिक विकास की ओर अधिक ध्यान दिया और शक्ति संतुलन की राजनीति से बचने का प्रयास किया। मैं 1 सेकंड पानी पी लेता हूं और फिर आपके साथ उपस्थित हूं। हाँ, तो आगे आप बातचीत करते हैं। नेहरू को यह भी अपेक्षा थी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विश्व बिरादरी में उनका अपना जो स्थान है उसके प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए वे शक्ति संतुलन के लक्ष्य को भी साध लेंगे। यह उनके आशावाद का भी एक परिणाम था और यह संरचनात्मक यथार्थवाद का भी संकेत करता है। अब हम संरचनात्मक यथार्थवाद के संदर्भ में नेहरू जी की विदेश नीति को समझना चाहें तो उसका क्या समीकरण बनता है, इस पर कुछ बातचीत करते हैं। अराजक यथार्थवाद के विपरीत संरचनात्मक यथार्थवाद यह मानता है कि दुनिया में शक्ति का वितरण अराजक प्रकृति की नहीं होती है बल्कि पदसोपानीय प्रकृति की होती है। साथ ही यह व्यवस्थाबद्ध मतलब इन ऑर्डरिंग प्रिंसिपल होती है। इसी कारण राष्ट्रों के पास उदंडतापूर्ण व्यवहार करने का उतना अवकाश नहीं रहता है जितना कि अराजक यथार्थवाद यानी कि मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद ने दिया हुआ है। वस्तुतः संरचनात्मक यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को भी स्वीकार करता है और यह अराजक यथार्थवाद के स्टेट सेंट्रिक अप्रोच को लचीला बनाता है। जवाहरलाल नेहरू का यथार्थवाद भी संरचनात्मक यथार्थवाद, खासकर इसके व्यवस्थावादी प्रतिमान जिसके प्रणेता केनेथ वाल्ज हैं, से साम्य रखता है। नेहरू को भी तब के समय में निर्मित हो रही उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से काफ़ी उम्मीद थी जिन्हें पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से देख रही थी। इसका मतलब यह भी नहीं था कि नेहरू महायुद्ध के बाद बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में पनप रहे यूरोपीय हितों एवं समीकरणों को नहीं समझते थे।
इस तथ्य का एक मिसाल हम नेहरू जी के उस भाषण में देख सकते हैं जो स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने पहले संबोधन महासभा के संबोधन में दिया था। यह 3 नवंबर 1948 का भाषण है। इस भाषण में उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ छोटे छोटे मुद्दों पर तो ध्यान दे रहा है, परंतु अपने मूल उद्देश्य को भूल गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आज दुनिया में भय का मनोविज्ञान अपने पांव पसारता जा रहा है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, किंतु उन्हें दुख भी है कि जब दुनिया में भूख से लोग मर रहे हैं तब यह संघ राजनीतिक मामलों में मशगूल है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति नेहरू की इस टिप्पणी को उन प्रयत्नों से जोड़कर भी देखना चाहिए जो गुटनिरपेक्ष संगठन के निर्माण के लिए नेहरू कर रहे थे। दरअसल गुटनिरपेक्षता भी शक्ति संतुलन का एक माध्यम रहा है, परंतु यह शक्ति संतुलन का एक ऐसा माध्यम है जो शस्त्रीकरण के बजाय खुली समूहीकरण पर आधारित है। यह नव साम्राज्यवाद के गर्भ से उत्पन्न शक्ति संतुलन के बजाय नव साम्राज्यवाद के विरुद्ध मानवतावादी समूहीकरण से उत्पन्न शक्ति संतुलन है। इस तथ्य का प्रमाण यह है कि नेहरू जी के जीवन काल में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपने प्रथम शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बने नियमों एवं इसके नियामक संस्थाओं पर प्रहार किया। इस सम्मेलन में पारित किया गया कि भेदभाव युक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीतियों से दुनिया में प्रति व्यक्ति आय की विषमता उत्पन्न हो रही है। यह भी पारित किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस विषमता को दूर करने के लिए पहल करना चाहिए। विकासशील राष्ट्रों के साथ उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण किसी भी प्रकार का भेदभाव करना संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उल्लंघन करना है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में उक्त प्रस्ताव 10 सितंबर 1964 को पारित हुआ। इसके पहले जहाँ मैंने गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के लिए प्रथम शब्द का इस्तेमाल किया है उसे द्वितीय समझा जाए, मतलब मैं द्वितीय शिखर सम्मेलन की बात कर रहा हूं जो 10 सितंबर 1964 को हुआ था। और देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 30 दिसंबर 1964 को, मतलब गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के द्वितीय शिखर सम्मेलन में पारित किए गए प्रस्ताव के 3 महीने के भीतर ही 30 दिसंबर 1964 को अंकटाड की स्थापना का निर्णय लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार और विकास की उन चिंताओं को दूर करना था जिसे 3 महीने पहले ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विश्व पटल पर रखा था। विकल्प उत्पन्न करने की ऐसी पहल नेहरू की विदेश नीति का ही सुफल था। तो मित्रों, अब तक हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का सैद्धांतिक या व्यावहारिक पर्यवेक्षण करते हुए पाकिस्तान, चीन और अमेरिका का समीकरण प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन जब तक यह समीकरण प्रस्तुत न किए जाएं, तब तक जवाहरलाल नेहरू के विदेश नीति की कोई भी समीक्षा अधूरी सी रह जाती है। नेहरू के जीवन काल का यथार्थ यह भी है कि कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान के साथ विदेश नीति और 1962 की पराजय के कारण चीन के प्रति उनकी विदेश नीति को असफल ही कहा जा सकता है। कांति वाजपेयी ने अपने एक लेख में पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट या इंड्यूरिंग राइवलरी समीकरण में देखने की प्रवृत्तिगत मान्यताओं का उल्लेख किया है। साथ ही यह सुझाव भी दिया है कि प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट को 5 परिवर्तियों, मतलब 5 वेरिएबल्स के जरिए देखा जाना चाहिए, जिनमें से पहला वेरिएबल है संप्रभुता, दूसरा गठबंधन, तीसरा शक्ति असम्मति, चौथा राजनीतिक मूल्य और 5वां घरेलू राजनीति। और इन 5 में से कांति वाजपेयी ने
संप्रभुता दृष्टि को सबसे महत्वपूर्ण वेरिएबल के रूप में प्रस्तुत किया है या इसे अपनाए जाने की वे मांग करते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि हम भारत को एक सभ्यता के रूप में लेते हैं, तब पाकिस्तान, चीन और अमेरिका से उसका संबंध इंड्यूरिंग राइवलरी यानी कि चिर अस्थायी संघर्ष के रूप में ही बना रहना है। यह मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, ऐसा आप कह सकते हैं। परंतु इस संघर्ष का स्वरूप क्या होगा, यह संबंधित राष्ट्रों के साथ साथ भारत की क्षमता पर भी निर्भर करता है। आज की हालातों में यह प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट के रूप में ही सीमित रह सकती है, परंतु यदि भारत की शक्ति में चीन से अधिक इजाफा होता है, तब इंड्यूरिंग राइवलरी भी सीमित हो जाएगी। परंतु यदि हम भारत को एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में लेते हैं, तब प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट इंड्यूरिंग राइवलरी में चलती रहेगी। वस्तुतः संघर्ष का स्वरूप मात्र इस तथ्य पर निर्भर नहीं करता है कि संघर्ष के तात्कालिक कारण का स्वरूप क्या है, बल्कि इस तथ्य पर भी निर्भर करता है कि कोई राष्ट्र अपने को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहता है और भावी विश्व व्यवस्था के लिए वह किस प्रकार की योजना रखता है। नेहरू ने भारत को एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में ही ग्रहण नहीं किया, बल्कि इसे एक सभ्यता के रूप में भी पहचाना। और यदि आप इस पर कुछ विशेष तौर पर ध्यान देना चाहते हैं, तो आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया के दूसरे सेक्शन को एक बार फिर से इस नज़रिए से देखना चाहिए। नेहरू की विदेश नीति में आदर्शवाद के जो प्रत्यय हैं, वह इसी सभ्यता बोध से उत्पन्न होते हैं। निश्चय ही जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के आशावाद और गांधी की अहिंसा के साथ साथ उदारतावादी मानवतावाद का भी गहरा असर है। इसी कारण कश्मीर का प्रश्न नेहरू जी के लिए इनक्लूसिव नेशनलिज्म का प्रश्न था, जिसे वे संरचनात्मक यथार्थवाद के द्वारा हल करने की आशा करते थे। परंतु पाकिस्तान के लिए कश्मीर का प्रश्न द्विराष्ट्र सिद्धांत के अस्तित्वात्मक बुनियाद का प्रश्न था। फलतः मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण पाकिस्तान उस पर अपना दावा करता रहा है और समावेशी राष्ट्रवाद का पक्षधर होने के नाते नेहरू उस पर अपना दावा करते रहे हैं। यह दावा आज भी ज्यों का त्यों बरकरार है, परंतु हिंदू राष्ट्रवाद या हिंदुत्व की अवधारणा के जरिए भारत की ओर से इस समस्या का समाधान संप्रभुता परिवर्त यानी कि सॉवरेंटी वेरिएबल के जरिए ही संभव है, जो संरचनात्मक यथार्थवाद के उल्लंघन की मांग करता है और युद्ध की ओर जाता है। हाँ, यदि हिंदुत्व आधारित राष्ट्रवाद ऐसे मुकाम पर पहुंचती है जहां भारत के सामाजिक आर्थिक विकास और समावेशी नीति के कारण गुलाम कश्मीर के लोग स्वयं भारत में सम्मिलित होने की मांग करें, तो आज की यथास्थिति बदल सकती है। इससे पाकिस्तान के द्विराष्ट्र सिद्धांत को 1971 के बाद दूसरी बार झटका लग सकता है। यदि ऐसा समाधान किसी भविष्य में या भविष्य में कभी कश्मीर समस्या को हल करने के लिए प्रकट होता है, तब यह नेहरू के द्वारा दी गई भारतीय विदेश नीति की नींव को ही मजबूत करेगा। हालांकि विगत वर्षों में सांप्रदायिक अलगाव और इस अलगाव के आधार पर फलने फूलने वाली ध्रुवीकरण को देखकर यह दूर की कौड़ी ही लगती है। वस्तुतः कश्मीर की समस्या के मूल में रियासत के राजा हरि सिंह की महत्वाकांक्षा और साम्राज्यवादी शक्तियों की साजिश सबसे अधिक मौलिक तत्व है। 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों के वेश में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया और आगे बढ़ते गए। हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर तब हस्ताक्षर किया जब कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा कबायलियों ने अपने कब्जे में ले लिया था।
26 अक्टूबर 1947 से पहले हरि सिंह कश्मीर को स्वतंत्र रखने के लिए विचार कर रहे थे और तब तक भारत सरकार के पास वहां हस्तक्षेप करने का कोई वैध प्राधिकार नहीं था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हरि सिंह जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे तब कबायलियों के कब्जे में जा चुके कश्मीर पर वे अपनी डिज्योर सॉवरेंटी खो चुके थे, परंतु जब हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया तब गुलाम कश्मीर पर पाकिस्तान की डिफेक्टो सॉवरेंटी के स्थान पर भारत की डिज्योर सॉवरेंटी स्थापित करने की जिम्मेदारी नेहरू सरकार पर आ गई। नेहरू को यह कार्य उस सेना के सहयोग से करना था जिसके सुप्रीम कमांडर तब लॉर्ड माउंटबेटन थे, वही उस समय पाकिस्तानी सेना के भी सुप्रीम कमांडर थे। ऐसे में सैन्य कार्यवाही की अंतिम परिणति की उम्मीद की जा सकती थी और उसका स्वरूप क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, यह भी लगभग पहले से ही तय था और इतिहास ने अपने आप में उसी को दर्ज भी किया है। हाल के वर्षों में यह मुद्दा चर्चा में छाया रहा है कि नेहरू ने सुरक्षा परिषद के चैप्टर 6 के अंतर्गत कश्मीर मसले को सुरक्षा परिषद में ले जाकर ठीक नहीं किया। उन्हें यह मसला सुरक्षा परिषद के चैप्टर 7 के अंतर्गत ले जाना चाहिए था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि में पैक्टा सुंड सर्वंडा की अवधारणा भी हमें अवश्य इस ओर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। यह प्रावधान करता है कि परिस्थितियों के बदल जाने पर कोई भी पक्ष अपनी ही सम्मति को बदलने के लिए स्वतंत्र है। आज गुलाम कश्मीर की डेमोग्राफी काफ़ी हद तक बदली जा चुकी है। यह बदलाव पाकिस्तान ने एथनिक क्लिंजिंग के द्वारा किया है। नेहरू सुरक्षा परिषद में ले जाकर गुलाम कश्मीर की समस्या का समाधान तो नहीं कर सके, निश्चित ही इसके लिए वे कटघरे में खड़े किए जा सकते हैं, परंतु 73 साल के बीच में आए कोई भी प्रधानमंत्री सिर्फ नेहरू को कटघरे में खड़ा करके अपने दायित्व की इतिश्री नहीं कर सकता है। यदि हम नेहरू के द्वारा दी गई औद्योगिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, चिकित्सकीय और कृषि विकास के बुनियाद के विरासत का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तब हमें उनकी विफलताओं को भी सफलता की राह पर लाना होगा। कश्मीर की अपेक्षा चीन से पराजय का मुद्दा नेहरू की विदेश नीति की विफलता को अधिक बारीकी से प्रदर्शित करता है। कश्मीर पर नेहरू की विफलता से ग्रस्त उनकी विदेश नीति 1961 में फिर से पूरे रौं पर पटरी पर लौटती हुई दिखाई पड़ती है, जब उन्होंने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। एक बार मुझे पुनः पानी पीने का अवसर दीजिए। हाँ मित्रों, फिर से नमस्कार। नेहरू के इस सैन्य कार्यवाही के विरुद्ध सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव भी लाया गया। ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी भी भारत के विरोध में थे, परंतु तब सोवियत संघ ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। बीजिंग ने भी इस सैन्य कार्यवाही का तब समर्थन किया था, परंतु पेकिंग ने इस सैन्य कार्यवाही की तब निंदा की थी। परंतु उसी बीजिंग ने साल भर भी नहीं बीते थे कि भारत पर हमला कर दिया। इस समय भारत को न तो साम्यवादी गुट से कोई मदद मिली और न ही पूंजीवादी गुट मदद के लिए सामने आया। दरअसल ठीक इसी समय क्यूबा संकट के मामले में अमेरिका और सोवियत संघ आपस में उलझे हुए थे और दुनिया परमाणु युद्ध से मात्र एक बटन की दूरी पर खड़ी थी। ऐसे में चीनी नेतृत्व यह बखूबी समझता था कि नेहरू के मित्र निकिता खुश्चेव, मतलब तब के सोवियत राष्ट्रपति, नेहरू की मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। ऐसा हुआ भी और चीन ने भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। परंतु हम यह भी देखते हैं कि जैसे ही क्यूबा संकट समाप्त हुआ, चीन ने भी एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। नेहरू के लिए यह एक बड़ा आघात था और इस आघात के 2 साल के भीतर ही वे दुनिया से विदा हो गए।
परंतु अपने पीछे छोड़ गए एक अनुत्तरित प्रश्न कि क्या सैन्यीकरण के जरिए इस पराजय को टाला जा सकता था। नेहरू जी के लिए तो यह कहा जा सकता था कि उनके पहले किसी को चीनी चालों और मंसूबों का अनुमान नहीं था, परंतु 2019 में जब सी जिनपिंग भारत की यात्रा पर आए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चीन की यात्रा पर गए, तब एक महत्वपूर्ण घटना घटी। वह घटना थी मोदी जी द्वारा अपने अनुभवों को अपने भाषण में साझा करने की घटना। इस भाषण में मोदी जी ने दो महान सभ्यताओं के बड़े नेताओं के मेल को मुक्त कंठ से सुनाया। वे यह बताना भी नहीं भूले कि राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने उन्हें बताया कि चीनी यात्री ह्वेनसांग उस गांव में जाकर भी रहे जो मोदी जी का जन्म स्थान है, और जब ह्वेनसांग भारत से वापस चीन गए तो उस गांव में भी रहे जो सी जिनपिंग का गांव है। परंतु इस भावपूर्ण भाषण के साल भर के भीतर मोदी सरकार को 3 दशकों में पहली बार चीन के साथ खूनी झड़प में शामिल होना पड़ा। क्या इस घटना को लेकर यह कहा जाए कि मोदी जी ने नेहरू के साथ चीन के विश्वासघात से कुछ भी नहीं सीखा, या जब प्रधानमंत्री मोदी जी अफगानिस्तान से लौटते हुए अकस्मात एक मित्र की तरह सारी औपचारिकताओं को छोड़कर नवाज शरीफ से मिलने चले जाते हैं और भारत पर कुछ ही महीनों के भीतर 2 बार आतंकी हमला होता है, तब इसे क्या कहा जाए? क्या यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने अतीत से कुछ नहीं सीखा? वस्तुतः हम अपने निजी जीवन में पड़ोसी तो बदल सकते हैं, परंतु राष्ट्र अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते हैं। वे पड़ोसी को अपने अनुकूल कर सकते हैं, युद्ध भी कर सकते हैं, परंतु पड़ोसी को नष्ट नहीं कर सकते हैं। कम से कम आज के दुनिया की हकीकत यही है। पड़ोसी को अपने अनुकूल बनाने का निर्णय और उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का निर्णय सबसे विवेक सम्मत निर्णय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिष्ठित है। नेहरू से लेकर मोदी तक भारत के हर प्रधानमंत्री इसी विवेक सम्मत निर्णय के उपक्रम में लगे हुए हैं। नेहरू जी के समय में भारत के सौदेबाजी की शक्ति भारत की आर्थिक और सैनिक शक्ति पर जितनी आधारित नहीं थी, उतनी वह नेहरू जी के व्यक्तिगत कद और सम्मान पर आधारित थी। परंतु विगत वर्षों में इस स्थिति में बदलाव आया है और हम भारत के सौदेबाजी की शक्ति में भारत की आर्थिक एवं सामरिक शक्ति का भी एक महत्वपूर्ण योगदान देखते हैं। क्या यह पाकिस्तान एवं चीन के साथ भारत के संबंधों को सकारात्मक रूप से बदल पाएगा? क्या मॉडर्निटी की एक और लहर और डिजिटल ह्यूमनिटी का एक नया युग भारत पाकिस्तान एवं चीन के संबंधों में भावना प्रधान मानवीय तत्वों के प्रभाव को कम कर पाएगा? यह सब आने वाली पीढ़ी ही तय करेगी। नेहरू की विदेश नीति के बारे में पाकिस्तान के साथ साथ मैंने कहा कि अमेरिका के संबंधों की पड़ताल करना भी जरूरी है। नेहरू के समय से ही और आज तक भारत और अमेरिका के संबंध संशय और मित्रता के डोलड्रम से गुजरते रहे हैं। नेहरू जी के द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था की नीति को स्वीकार कर लेने के बाद अमेरिका के लिए भारत को अपना बाजार बना लेना और इसकी गुंजाइश बेहद कम हो गई थी। अमेरिका द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए सीटो नामक अंतर सरकारी सैन्य संगठन का निर्माण 1954 में किया गया। पाकिस्तान भी इस संगठन का सदस्य बन गया। इस नाते भारत और अमेरिका के बीच संशय का वातावरण बनना स्वाभाविक था। जाहिर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस स्थिति में सोवियत झुकाव प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी और उन्होंने स्वतंत्र विवेक के प्रयोग को अक्षुण्ण रखते हुए ऐसा किया भी।
इस हालत में अमेरिका के द्वारा दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को बिगाड़ देने के लिए रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान को शीत युद्ध का मोहरा बनाया जाना लाजिमी था, जिसके लिए स्वयं पाकिस्तानी नेतृत्व भी तत्पर था ताकि उसे सैन्य और आर्थिक सहायता अमेरिका से प्राप्त हो सके। यह बात अलग है कि तब के समय में अमेरिकी मदद के बावजूद पाकिस्तान नेहरू जी के 18% विकास दर के मामले में मात्र 7% विकास दर के इर्द गिर्द ही सिमटा रहा। पाकिस्तान से निकटता के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर 1959 में भारत की यात्रा पर आए। यह एक प्रतीकात्मक यात्रा थी। आइजनहावर ने नेहरू के इस नीति का सम्मान किया कि भारत अमेरिका या सोवियत गुट में से किसी में भी शामिल नहीं होगा। तथापि आइजनहावर चाहते थे कि भारत जैसा बड़ा और नेहरू जैसा कद्दावर नेता उनके गुट में शामिल हो जाए, परंतु नेहरू के कद्दावर होने में ही यह शामिल था कि वे किसी ऐसे गुट में शामिल नहीं होंगे जहां उनका कद और भारत के स्वतंत्र निर्णय की सीमा तय हो जाए। इसी नाते जाते जाते आइजनहावर कह गए कि भारत से उनका दिमाग और पाकिस्तान से उनका दिल का रिश्ता है, परंतु अमेरिकी नेतृत्व इस तथ्य के प्रति भी सचेत था कि भारत पर अधिक दबाव की नीति कारगर सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि नेहरू के पास सोवियत विकल्प खुला हुआ है। यदि किसी दबाव में आकर भारत ने इस विकल्प को अपनाया तो पूंजीवादी गुट को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई नामुमकिन है। परंतु 1962 तक स्थितियां काफ़ी बदल गई थीं और जब अमेरिका की प्रथम महिला जैकलीन कैनेडी भारत की यात्रा पर आईं, तब वे नेहरू जी की व्यक्तिगत मेहमान थीं। जबकि इसी दौर में अमेरिकी उपराष्ट्रपति निक्सन कहा करते थे कि वे पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तानी भारतीयों की अपेक्षा कम जटिल हैं। वस्तुतः इस बयान में जो अंतर्निहित तथ्य है उसको हमारे विद्यार्थी समझने का प्रयास करें तो उनको रोचक लगेगा। हकीकत यह है कि पाकिस्तानियों को निक्सन सरल इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम थी, और भारतीय जटिल इसलिए थे क्योंकि उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी अधिक थी। निक्सन नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति के कटु आलोचक थे और शीत युद्ध से अलग रहने की नीति को अनैतिक कहते थे। जॉन एफ कैनेडी, जिनकी पत्नी का अभी मैंने जिक्र किया, जैकलीन कैनेडी, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने, यानी कि जब कैनेडी राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने आइजनहावर की नीति का और निक्सन की नीति का खुलेआम 3 जुलाई 1957 को अपने सीनेट भाषण में उसकी भर्त्सना की। ब्रूस रिडिल, जो कि कैनेडी के समय में CIA के एक उच्चाधिकारी थे, उन्होंने 2015 में अपनी आई किताब में जिक्र किया है कि चीन आक्रमण के समय नेहरू ने कैनेडी से सैन्य सहायता मांगी थी और इस सहायता के लिए कैनेडी तैयार भी थे, परंतु चीन ने अचानक से युद्ध विराम करके इस पहल को आगे बढ़ने के अवसर को सीमित कर दिया। हम देखते हैं कि ठीक ऐसा ही 2019 में भी हुआ, जब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के समय भारत का एक विंग कमांडर पाकिस्तान के द्वारा पकड़ लिया गया। दोनों ओर से तनाव चरम पर था। तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया कि हम बीच में आ गए हैं और दोनों पक्षों को रोक दिया है तथा शाम तक आपको अच्छी खबर मिलेगी। इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान ने हमारे विंग कमांडर को तो रिहा कर दिया, लेकिन जो भारत और पाकिस्तान के बीच बुनियादी तनाव के मामले थे वे आज भी ज्यों के त्यों उसी तरह बने हुए हैं। वस्तुतः अमेरिका एक व्यापारी राष्ट्र है। यदि उसे युद्ध से फायदा होता है तो वह युद्ध की ओर ही जाएगा। आज उसके लिए पाकिस्तान की वह अहमियत नहीं रह गई है जो शीत युद्ध के काल में थी। पाकिस्तान के प्रति सर्वशक्तिमान अमेरिका की 7 दशकों की नीति भी आज विफल हो गई है और पाकिस्तान चीन की गोद में जाकर बैठ गया है। जिस चीन को राष्ट्रपति ट्रंप
अपने बड़बोलेपन में इनिमी नंबर 1 तक कह देते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप दर्जनों बार कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस भी कहा है, परंतु क्या वे चीन के विरुद्ध कोई सैन्य कार्यवाही करेंगे? बेशक नहीं करेंगे। परंतु यदि भारत और चीन के बीच युद्ध की संभावना बन जाए, तब वे जरूर दोनों के कमजोर होने का इंतजार करेंगे और अपने लिए शस्त्रों की आपूर्ति के नई संभावना को तलाशेंगे। नेहरू के समय की द्विध्रुवी व्यवस्था और आज के बहुध्रुवी एवं वैश्वीकरण की व्यवस्था में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मौलिक सिद्धांत नहीं बदले हैं। यूरोप एवं अमेरिका अपने वर्चस्व को चुनौती देने वाली किसी भी प्रयत्न को संगठित नहीं होने देना चाहेंगे। इसी में उनका राष्ट्रीय हित भी निहित है। नेहरू उनके लिए अंतरंग होते हुए भी अन्य थे। वे शक्ति के एक ध्रुव के रूप में उभर रहे थे और यह ऐसा उभार था जिसमें वैकल्पिक सभ्यता बोध की शक्ति भी निहित थी। ऐसे में नेहरू को और नेहरू के विदेश नीति को पराभूत करना पश्चिम की योजना न रही हो, ऐसा अनुमान करना कठिन है। पश्चिम की इस योजना में पाकिस्तान और चीन की भी अहम भागीदारी रही है, परंतु नेहरू की विदेश नीति ने भारत को जितना दिया है और उसकी तुलना में नुकसान जितना पहुंचाया है, यह एक परसेप्शन का मामला है कि हम किसको अधिक महत्व देते हैं। तटस्थ रूप से विचार करने पर हम यही पाते हैं कि भारत के हर प्रधानमंत्री ने नेहरू की विदेश नीति को ही आगे बढ़ाया है और उनकी विफलताओं से कुछ न कुछ सीखा है। इस तथ्य को भारत के अनेक प्रधानमंत्रियों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है और कुछ प्रकट रूप से स्वीकार न करते हुए भी उसी पर आगे कदम बढ़ाया है। अंत में यह कहना समीचीन है कि जैसे जैसे राज्य की सांक्रांतिक सीमा रेखाएं, इनको अंग्रेजी में हम कहते हैं क्रिटिकल बाउंड्रीज, बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे विदेश नीति में नए समायोजन की जरूरत होती है। आज तक भारत का हर प्रधानमंत्री नेहरू की विदेश नीति के ढांचे में यह समायोजन करता आया है। मतलब आज भी भारत के विदेश नीति की जो ढांचा है वह नेहरूवियन मॉडल ही है और उसमें समय और आवश्यकताओं के अनुकूल कुछ अन्य तत्वों का समावेश भारत के हर प्रधानमंत्रियों ने करने की कोशिश की है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही और आज का यह एक मेरी एक लंबी बातचीत आपसे हो गई और यदि आप इससे नहीं उबेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी एक ही बार में अपनी बात कहने की कोशिश की जाए। मैं फिर मिलूंगा आपसे, जल्दी मिलूंगा और तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।